हेलो, वेलकम टू भारत राइजिंग। चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाइएगा, ये हमारी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टाइम नहीं मिलता है लेकिन अक्सर कभी कभी देख लेते हैं नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम वगैरह। इसके बाद आई वांट टू शेयर अ स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगता है। तो एक घर है एंड सीमिंगली सब सही है, ऊपर से सब अच्छा है, 2 लड़के हैं, माँ बाप है, बहुत पैसा है, यूएस की फैमिली है और पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है पैसे की। जो आपको चाहिए वो आपके बिना बोले आपके पास आ जाता है। आप जो कहते हैं क्रेम डेला क्रेम ऑफ सोसाइटी, आप जो हुज़ हू के साथ आपका उठना बैठना है, आप खुद एक हुज़ हू का पार्ट हैं, आपके पास मैंशंस हैं रहने के लिए। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आप दोनों लड़के अपने माँ बाप को जाकर के गोलियों से भून देते हैं। आप उन्हें भून देते हैं, आप उन्हें मारते नहीं हैं। आप इतना उनको गोलियाँ उनके पास जाके मारते हैं कि उनकी शायद शक्लें बर्बाद हो जाएं। तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसे घर में जहाँ पर पे उन दोनों लड़कों को इतनी फ्रीडम मिली हुई थी, उनके पास सारे ऐशो आराम थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपने माँ बाप की इतनी निर्मम और क्रूर हत्या करी, क्यों? आज हम बात करेंगे एरिक एंड लायल मेनेंडेज़ की। एरिक एंड लायल मेनेंडेज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो और आपको स्टोरी मिल जाएगी, पर हम आपको यहाँ पर पे उसके बारे में एक पॉइंट बताते हैं। तो एरिक एंड लायल मेनेंडेज़, इनके फादर जो थे होजे मेनेंडेज़, वो क्यूबा से यूएसए आए थे और उन्होंने मेहनत से अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच जिसको आप कहते हो, ऑल्दो वो क्यूबा में काफ़ी वेल ऑफ फैमिली को बिलोंग करते थे, और क्यूबा से जब वो छोड़ करके यूएस आए थे तो द ग्रेट यूएस, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम जिसको हम सब लोग कहते हैं, वो उसको पाना चाहते थे, उसके लिए मेहनत करना चाहते थे। और इसी बीच में उनको अपनी होने वाली वाइफ मिली जिनका नाम था किटी मेनेंडेज़। अब किटी मेनेंडेज़ और होजे मेनेंडेज़, किटी मेनेंडेज़ काफ़ी सारे ब्यूटी पैजेंट्स वगैरह जीतती भी थी, और ऐसे ही किसी इवेंट के और उसके दौरान इन लोग की मुलाकात हुई और वहीं से इनका प्यार चला। किटी मेनेंडेज़ के पेरेंट्स एकदम भी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, तो इन लोगों ने, होजे ने और किटी ने, भाग के शादी करी। उसके बाद होजे मेनेंडेज़, अब कहते ये हैं कि उन्होंने स्टार्ट तो बहुत छोटे से किया, लेकिन बिकॉज़ वो इतने स्मार्ट थे और इतने क्लेवर थे, उन्हें पता था कि उन्हें अपना रास्ता निकालना कैसे है, तो वो सक्सेस की सीढ़ी क्लाइंब करते गए। और ये फैक्ट है कि सक्सेस पाने के लिए कभी ना कभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जो कि एथिकली और मॉरली सही नहीं होती हैं, और यही शायद होजे मेनेंडेज़ का हाल भी था। तो फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इन 2 लड़कों के ऊपर जो सीमिंगली जिनके पास सारे ऐशो आराम थे। इनके फादर का ये सपना था कि मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़े। आईवी लीग वो कॉलेजेस होते हैं जो कि टॉप के यूएस के 10 या 12 कॉलेजेस हैं, जैसे हार्वर्ड, एमआईटी है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट येल, ब्राउन, प्रिंसटन, ये वहाँ के कोलंबिया, ये सारे वहाँ के आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं, और इनकी बहुत प्रेस्टिजियस वहाँ पर पे वैल्यू रखते हैं ये। तो उसके फादर को ये था कि जब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी और इतना पैसा पावर रखता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, और मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ और मेरे बच्चों का नाम किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो या कुछ ऐसी गलत चीज़ों से जुड़ा हो, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के ना एक जुनूनियत सी थी कि मुझे मेरे बच्चों को आईवी लीग में भेजना ही भेजना है। उसके लिए वो किसी भी हद तक चला। उनका ये था, मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ में सेकंड नंबर नहीं ही आना है। उनका था सेकंड तो मतलब दुनिया ख़त्म, उनके ये हालात थे। तो सेकंड तो उनको आने ही नहीं देना था। उनको बैडमिंटन खेलो, स्क्वॉश खेलो, टेबल टेनिस खेलो, अगर आप गलती से सेकंड आ गए, उनका आउटबर्स्ट होता था दुनिया के सामने और लोग डरते थे। इसीलिए उनके बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते थे। तो ये उनकी कुछ ट्रेड्स थे, एंड उन्होंने अपने बड़े बेटे लायल को, जो बड़ा उनका वाला लड़का था, उसको उन्होंने प्रिंसटन में एडमिशन दिलवाया, एंड प्रिंसटन से उस लड़के को निकाल दिया गया था, क्योंकि जबकि वो वहाँ पर बहुत डोनेशंस भी करते थे। इनके जो फादर थे होजे मेनेंडेज़, वो काफ़ी डोनेशंस वगैरह किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको चीटिंग के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, और इस चक्कर में उनको वहाँ से निकाला गया था प्रिंसटन से, उनके बेटे को। दूसरी तरफ इनका छोटा बेटा था एरिक। अब एरिक को इनके फादर बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, ना ही इनकी मदर बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैमिली सिचुएशंस, मतलब वही होता है, ऊपर से देखने में ना सब कुछ बहुत हरा हरा लगता है, असलियत देखनी होती है आपको तो मिट्टी खोद के देखो कि जड़ें कितनी सूखी हुई हैं। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की यही हालात थे, और एरिक जो था वो, अब इस पे एक डिस्प्यूट है कि वो लोग कहते हैं कि उसके फादर को होमोसेक्सुअलिटी से उसके प्रॉब्लम थी, एंड शायद वो लोग इस बारे में जानते थे,
और बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुझे नहीं पता है क्या इसमें सही है क्या नहीं सही है। और वो एरिक को हमेशा एक तरीके से लूज़र ही मानते थे, क्योंकि अगर वो उसको टॉप करते हुए नहीं देख पाते थे या वो उसको गेम्स में आगे जाते हुए नहीं देख पाते थे तो वो उनको बहुत उसको उसको लाइक नहीं किया करते थे, उसको लूज़र और ये सब तरीके से उसको एड्रेस किया करते थे। दूसरी तरफ इनकी माँ थी किटी मेनेंडेस, उनको उनके हस्बैंड से सारे ऐशो आराम मिलते थे, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने हों, सब कुछ कराने हों। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शादी फॉल अपार्ट कर रही थी, उनकी शादी टूटने लग गई थी, क्योंकि होजे मेनेंडेस जिस तरीके की एक पोजीशन पे थे और जिस तरीके का उनका अपना एक रुतबा बन गया सोसाइटी में, तो उनके कई सारे अफेयर्स भी चलते थे और ये बात उनकी वाइफ को पता भी था। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, जब तक कि मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये कहीं भी जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हस्बैंड तो ये मेरे ही कहलाएंगे। तो कहीं शी वॉज ओके विद इट। तो जो लेडी इस फैक्ट के साथ ओके थी कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं उनके ऊपर और वो शी इज़ प्रीटी चिल विद इट, तो वो कहीं ना कहीं हर उस पॉइंट पे चलती। वो उनका एक ही काम था कि अपने हस्बैंड के हाँ में हाँ मिलाना, दैट्स ऑल। उनका हस्बैंड अगर आपको गाली भी दे देगा तो भी वो आपके साथ अग्री करके वो गाली ही देंगी। तो उनके बच्चों को जब उनके हस्बैंड वर्बली अब्यूज़ किया करते थे तो भी वो भी उनके साथ सोने पे सुहागा होकर के, चाहे वो जानती थी जबकि कि उनके हस्बैंड अगर गलत हैं उस पॉइंट पे, तो भी वो बढ़ चढ़ के उनका साथ देती थी कि भाई मेरे हस्बैंड ही सही कह रहे हैं। वो अपने बच्चों से चिढ़ती थी कि इनके आने के बाद से हमारी फैमिली बर्बाद होना शुरू हुई है। जो हस्बैंड मेरे पीछे मरा करता था वो अब इन बच्चों के आने के बाद से उसने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन के लिए भी एक लड़ाई हो रही थी अपने बच्चों के साथ उनकी। उनके अंदर भी 100 कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन वो डरती भी थी कि उन्हें अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाना। तो अभी यहाँ पर हमें एक ऐसा पावर पॉलिटिक्स घर के अंदर ही समझ में आ रही है कि बहुत ही मिसबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड आप कहते हो, मिसमैच पावर वहाँ पे इक्विलिब्रियम था। लेकिन क्या ये रीज़न काफ़ी था टू किल देयर पेरेंट्स? जिस बेतरतीब तरीके से उनको गोलियों से भून के मार दिया गया, क्या ये एक्चुअली वैलिड था? क्या कोई बच्चा इस हद तक के पहुंच सकता है कि उनके माँ बाप उनको सिर्फ वर्बली टॉर्चर कर रहे हैं तो ही उन्होंने जा कर के उनको मारा? क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने अपने माँ बाप को मार दिया था तब उसके बाद उनको ये शक था कि उनकी प्रीवियस कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिसकी वजह से उनको ये था कि उनके बाप ने उनको शायद उनकी बिल से निकाल दिया है। जब उन्हें बाद में पता चला कि ऐसा उन्होंने किया नहीं था, सिर्फ धमकी दी थी, तो उन्होंने वो पैसा अंधाधुंध उड़ाना शुरू कर दिया था। चाहे वो शॉपिंग करनी हो, होटल्स में रुकना हो, लिमोजीन्स में ट्रैवल करना हो, तो उन्होंने बेतरतीब तरीके से वो पैसा उड़ाना इन लड़कों ने शुरू भी कर दिया था। तो उसके बाद लोगों की नज़र में ये अटपटा लगने लगा। लेकिन अब हम आते हैं एक मेन पॉइंट पे, जो है एरिक, जो छोटा लड़का था। उसकी कहीं ना कहीं कॉन्शियस उसके अलाउ नहीं कर रही थी कि ये चीज़ जो उसने करी है, अपने माँ बाप को मारा है, ऑल्दो आइडिया देने वाला भी एरिक ही था। और ये कहते हैं कि वो जो द बिलियनेयर बॉय क्लब, उस मूवी से उसने इंस्पिरेशन ली थी ये काम करने की। और ये हुआ था 80s 1986, 87, 88, 89, 90, 91, 92 लेकर के 2001 तक की ये पूरी प्रक्रिया चली थी, जब 80s में उन्होंने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था और उसके बाद 90s में इनके ट्रायल शुरू हो गए। तो एरिक जो थे उन्होंने अपने जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो उनके काउंसलर थे, उनके पास वो गए और वहाँ पर फिर उन्होंने जाकर के इस चीज़ को बताया कि उन्होंने ही, उनके भाई ने मिलकर अपने पेरेंट्स को मारा। क्योंकि वो लोग इतनी बड़ी पब्लिक फिगर थे ये सब लोग कि इनका केस सनसनी खेज था पूरे के पूरे LA में, लॉस एंजलिस में पूरा का पूरा सनसनी खेज मामला हो गया था ये। और हर कोई इन लोगों को, इनके पेरेंट्स को जानता था। और जो काउंसलर था वो ऑलरेडी इन लोगों को पहले से भी जानते थे क्योंकि वो इनके सेशंस ले भी चुके थे। तो जब डॉक्टर को इन लोगों ने उनके बारे में डॉक्टर ओजियल को इन्होंने जब इनके बारे में बताया, तो डॉक्टर ओजियल तो उनको पहले लगा कि यही लोग खूनी है। तो उन्होंने जाकर के अपनी एक क्लोज कॉन्फिडेंट को उन्होंने उस लेडी को वहाँ बताया कि ये चीज़ है, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये आप समझ लेना कि इन लोगों ने मेरे को मारा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसको ब्रीच भी किया था। और उन्होंने इनके सेशंस को रिकॉर्ड किया था, जो कि बाद में दे कुड हैव प्रूवन एंड दे डिड एज एन एविडेंस अगेंस्ट लायल एंड एरिक। अब इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट है आपके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में और आपकी मोरालिटी और एथिक्स के बीच में। ऑल्दो मोरालिटी एथिक्स की बात इसलिए भी नहीं करेंगे कि उन काउंसलर का अपना बिजनेस हित भी छुपा था इसमें। तो वो चाहते थे कि इन लोगों के पास पैसा तो माँ बाप के मरने के बाद बहुत आ गया होगा, तो वो जो साइड बिजनेस करते थे वो चाहते थे कि वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे लड़के भी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे वो काउंसलर भी गलत थे। अब उन्होंने इसमें कोई बहुत पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का ना इन्होंने काम किया, ना कोई इन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया।
हाँ, इनकी इस हरकत से ये केस बाहर आ गया और अब जब ये केस एक पब्लिक उसमें आ गया, ऑलरेडी लोग इस केस को लेकर के बहुत बातें कर रहे थे क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे। जब ये लोग पब्लिक स्क्रूटनी में इन लोगों का आना शुरू हुआ, तब इन लोगों को जेल लेकर के गए। इसलिए जेल लेकर के गए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को शक हो गया था कि इन्हीं लोगों ने इनको मारा है, अपने पेरेंट्स को मारा है। एंड एक पब्लिक सिंपैथी लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी शुरू हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि उनको था कि नहीं, ये लड़के ऐसे कर नहीं सकते। बट अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जो कि शायद अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो शायद एरिक और लायल को ही पता होगा। उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो उनके फादर थे वो अपने दोनों लड़कों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया करते थे, सेक्सुअली अब्यूज़ किया करते थे। दिस इज़ वेरी 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 डिस्टर्बिंग। एंड सिर्फ अब्यूज़ और मोलेस्ट नहीं किया करते थे, वो ऐसी उनके साथ एक्टिविटीज़ किया करते थे जिसके बारे में हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते। वेरी डिस्टर्बिंग। एंड मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये सब बातें हमें इस पर डिस्कस करनी चाहिए प्लेटफॉर्म पर। बट हाँ, अगर आप इस केस स्टडी के बारे में पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इन बच्चों को, वो लोगों ने जो क्लेम किया कि उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनको उनकी पर्सनालिटी क्रश कर दी गई, ये बताते बताते कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू अ मैन। एंड क्या इन बच्चों के ऊपर उसका जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा, एक जो डिलेमा इनके अंदर आ गया कि जो लायल था उसने भी अपने बाप की नज़र से फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एरिक को वही देखना शुरू कर दिया। उसी नज़रिए से वो देखता था जिस नज़रिए से उसका बाप एरिक को देखता था, एज अ लूज़र। और उसने भी उसको सेक्सुअली असॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो आप एक तरीके से दुनिया के सामने दे कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे वर डोमिनेंट दिस फैमिली, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अंदर की जो उनका खिचड़ी पकड़ी थी वो बहुत ही गंदगी थी उसके अंदर। एक नॉर्मल इंसान शायद सोच समझ के उसके बाहर है जो ये हाँ हो रहा था। और इसके ऊपर जो सोने पे सुहागा बात ये थी कि इनकी माँ को इसके बारे में सब कुछ पता था और वो जानते हुए भी चुप रहती थी, अपने हस्बैंड का साथ देती थी और अपने हस्बैंड का उनसे ये होता था कि ठीक है तुम ये कर रहे हो करो, बस मुझे बता दो कि तुम अगर ऐसा कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये पॉइंट जो लायल और एरिक ने बोला ये अगर रियल था तो वो बच्चे हर लेवल पे कितने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे होंगे, कितने ज़्यादा परेशान रहे होंगे कि वो इस हद तक के आ गए कि उन्होंने अपने माँ बाप को मार दिया। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अब ये कहानी थी एरिक और लायल की पॉइंट ऑफ व्यू की, बट एक अलग कहानी ये थी कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों से डरते थे। वो लोग कहते थे कि जो एरिक और लायल थे उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर अपना अच्छा खासा कब्ज़ा बना के रखा हुआ था और उनको उनका पैसा चाहिए था। इसीलिए उन्होंने इनका पूरा इस तरीके से एक मर्डर प्लान किया और इनको शूट कर दिया। आज तक एरिक और लायल जेल में ही बंद हैं और इनको जो पनिशमेंट मिली है वो विदाउट पैरोल मिली है, मतलब कि इनको बाहर जाने की छूट नहीं मिलेगी कुछ समय के लिए। जैसे अगर आप होते हो पैरोल आपको मिलता है तो जैसे फॉर आपको एग्जांपल 10 से 15 दिन या 1 महीने के लिए आपको जेल अथॉरिटीज़ रिलीज़ कर देती हैं अंडर देयर सुपरविजन, अंडर देयर वॉच, और फिर आपको वापस से जेल जाना होता है। इनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनको सोशियोपैथ्स इनको बोला जाता है। सोशियोपैथिक इनके अंदर ट्रेड्स देखे गए हैं इन लड़कों के अंदर। मुझको सच्चाई देखिए मुझे भी नहीं पता, वो तो इनको ही सच में पता होगा दिल से कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया, क्या वाकई में इनके साथ इनजस्टिस हुआ था और कोर्ट्स ने भी इनके साथ गलत किया, या वाकई में इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया और कोर्ट्स ने ये सही वर्डिक्ट दिया। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान के चलते हैं कि वो लड़के सही थे, अगर वो लड़के सही थे तो फिर मेरा मानना है कि उनके साथ इनजस्टिस तो हुआ ही हुआ। और हाँ, ये तो बहुत गलत उन्होंने किया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से मार डाला। आप कंप्लेन करते कुछ करते, लेकिन शायद उनको ये लगा होगा कि हमारे फादर का पॉलिटिकल बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, तो शायद उनको वो सपोर्ट ना मिलता। हमें नहीं मालूम कि उस टाइम पे उनकी क्या मानसिक स्थिति रही जिस पे उन्होंने जाके इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया और उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स की इतना बेदर्दी से खून किया, कत्ल किया, उनको मार डाला। ये जस्टिफाइड तो कभी भी नहीं हो सकता है और ना मैं करूँगी। लेकिन एवरी एक्शन उसके पीछे कुछ एक स्टेप होता है, एक डिसीजन लिया जाता है, वो जेन्युइनली मुझे लगता है कि सोचने समझने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा केस था तो मुझे लगता है कि ये एक केस स्टडी की तरह इसको यूज़ करना चाहिए ताकि और ऐसे केसेस बच्चों के साथ ना हो जो सेक्सुअली अब्यूज़ उनके अपने पेरेंट्स उन्हें खुद कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही घटिया और शर्मनाक बात है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि अगर ऐसे बच्चे हो भी रहे हैं सेक्सुअली अब्यूज़, तो
वो इस लेवल तक ना पहुँचे, उनको प्रॉपर मेंटल केयर, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन मिले, वो भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस केस में ये सच्चाई थी कि एरिक और लायल ने जो बोला वो सही है, तो उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इन लोगों ने सही में पैसे के लिए किया, इन्होंने जो मारा अपने माँ बाप को पैसों के लिए मारा, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शर्मनाक और घटिया बात और कोई हो सकती है, क्योंकि फिर इन लोगों को सिर्फ जेल नहीं, इससे और बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये अगर आप एक लेवल तक उतर सकते हो पैसों के लिए, लालच के लिए कि आपको ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, ये यॉट पे घूमना है, उसके साथ पार्टी करनी है, जबकि अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, उस लेवल में अगर आप ये सब बातें करते हो, देन आई थिंक दिस इज़ वेरी 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 डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। और ऐसे लोगों को, इनको ज़रा सी भी छूट और ज़रा सी भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। सोसाइटी के सामने आपको कैसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये स्टोरी के बारे में मुझे आइडिया मिला है जब मैंने मॉन्स्टर्स देखा ऑन नेटफ्लिक्स, एंड ट्रस्ट मी, इंडियन शोज़ के कंपैरिजन में इट इज़ सो वेल मेड। इतना सुंदर तरीके से वो शो डायरेक्टेड है। आप मानिए जो उन्होंने कैरेक्टर्स भी लिए हैं ना अपने सीरीज़ में, वो लोग, मैं 100% ऑब्वियसली नहीं कहूँगी, लेकिन 70 to 80% उनकी शक्लें भी मैच करती हैं उन लोगों से जो एक्चुअल कैरेक्टर्स थे। होजे मेनेंडेस के, किटी मेनेंडेस के, एरिक और लायल मेनेंडेस के, दोनों के फेसेस, फेशियल स्ट्रक्चर बहुत हद तक के उन लोगों के सेम हैं जो एक्टर्स के हैं। एंड जो इन लोगों ने इसमें एक्टिंग करी है, जो इमोशंस लेकर के आए हैं, ओ माई गॉड, आई थिंक आप पूरे मूव कर जाओगे। जो उसके फादर का इन्होंने कितना पोर्शन दिखाया कि ही वॉज अ मीन, कैलकुलेटिव पर्सन, सेल्फिश, ग्रीडी, कहीं ना कहीं ही वॉज लाइक दैट, क्योंकि उसने एक पार्ट यहाँ ये भी आया कि उनके फादर को भी उनकी मदर ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया हुआ था। सो ये, और इवन किटी का भी जो घर था वो भी बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब फैमिली को बिलोंग करती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक इन लोगों ने प्रथा बना ली थी कि हमारे घर में इस तरीके से ही चलता है। तो अब जो भी हुआ, लेकिन कम से कम इस चीज़ की खुशी है कि एटलीस्ट वो प्रथा वहीं रुकी। बना हो सकता है ये बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ ही करते, तो शायद ऊपर से ठीक लगते, लेकिन अंदर उनके यहाँ भी इसी तरीके की हरकतें होती। तो हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। बट मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार अगर आपको टाइम मिलता है तो आप मॉन्स्टर सीरीज़ ज़रूर से देखिएगा। एंड बच्चों के लिए तो मेरे को नहीं पता उसमें क्या है जो रेटिंग्स का है, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि एक बार आपको टाइम मिले तो देखिएगा। ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है, 8 एपिसोड्स हैं। एंड अगर आप बिंज वॉचिंग करने वाले हो तो शायद 4 से 5 घंटे में सारे ख़त्म भी हो जाएंगे। बट व्हाट अ सीरीज़, सो वेल मेड इट इज़। एंड एक्टिंग सबकी इतनी अच्छी है। एरिक एंड लायल की जो लोगों ने एक्टिंग करी है, इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग करी है। जो उनकी डिफेंस लॉयर बनी है वो इतनी उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। एंड इवन जो साइड कैरेक्टर्स हैं, मैं आपको सच बताऊं, जिन्होंने सिर्फ 2 या 3 मिनट का आकर के रोल प्ले किया है मूवी में, वो लोगों ने भी इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं ना कि यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद एवरी पर्सन। 2-4 वीक परफॉर्मेंस तो हर जगह होते हैं, दैट इज़ ओके, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को बांधा है, आप पूरे के पूरे सीरीज़ में कहीं भी बोर नहीं होगे। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट द सीरीज़, मैं बस ये कह रही हूँ कि वाकई बहुत ही एक अच्छी वेल मेड सीरीज़ है। और ये केस के बारे में मुझे पता भी वहीं से चला, मुझे नहीं मालूम था। और ये बहुत फेमस केस है, और ऑनेस्टली जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, आई गॉट टू नो इट्स अ वेरी फेमस केस। बट ठीक है, एक बार आप अगर टाइम मिलता है तो ये सीरीज़ ज़रूर से देखिएगा। आप हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपने ये सीरीज़ देखी तो आपको कैसी लगी। आपका एरिक एंड लायल मेनेंडेस केस के बारे में पहले से पता था? आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं हमारी, हम ज़रूर से जानना चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।